चलिए अब हम अपनी सेल इंजरी यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 11। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है पायरोप्टोसिस। चलिए देखो, पायरोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, और देखो बॉडी में प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं। एक एपोप्टोसिस जो आप पढ़ चुके हो, एक नेक्रोप्टोसिस ये भी आप पढ़ चुके हो, आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे पायरोप्टोसिस। फिर इन्फ्लामेशन यूनिट में आप पढ़ोगे नेट न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी बॉडी में 4 तरीके की प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो पायरोप्टोसिस का सिर्फ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, मतलब कोई बैक्टीरियल एंटीजन आया, ठीक है, ठीक है, मान लो कोई बैक्टीरियल एंटीजन आया और ये सेल की तरफ गया। ठीक है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगा तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ टोल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर, तो ये जो एंटीजन है ये टोल लाइक रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, जिसके बाद प्रोकैस्पेज 11 कन्वर्ट हो जाएगा कैस्पेज 11 में। ठीक है, चलिए फिर ये कैस्पेज 11 सेलुलर स्वेलिंग करेगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज करेगा और इन्फ्लामेशन करेगा। ठीक है, मतलब ये 3 फीचर्स दिखाएगा। ठीक है, चलिए वहीं मान लो अगर बैक्टीरियल एंटीजन डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में चला जाए, ठीक है, तो ये इंटरेक्ट करेगा नोड लाइक रिसेप्टर से। ठीक है, यहां पर थे टोल लाइक रिसेप्टर, यहां पर थे नोड लाइक रिसेप्टर। ठीक है, फिर जैसे ही ये नोड लाइक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा उसके बाद ये एक्टिवेट कर देगा इन्फ्लामेसोम को। ठीक है, चलिए फिर इन्फ्लामेसोम एक्टिवेट कर देंगे कैस्पेज 1 को, मतलब प्रोकैस्पेज 1 को कन्वर्ट कर देंगे कैस्पेज 1 में। उसके बाद कैस्पेज 1 इंटरल्यूकिन 1 को और 18 को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद वही सेलुलर स्वेलिंग होगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा और इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, ये जो कैस्पेज 11 बना है ना, ये प्रोकैस्पेज 1 को कैस्पेज 1 में एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, चलिए तो मैकेनिज्म समझ में आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो बैक्टीरियल एंटीजन है, सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा तो टोल लाइक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा, फिर प्रोकैस्पेज 11 कैस्पेज 11 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये सेलुलर स्वेलिंग, सेल मेम्ब्रेन डैमेज, इन्फ्लामेशन करेंगे। वहीं मान लो अगर बैक्टीरियल एंटीजन साइटोप्लाज्म में चला गया तो ये इंटरेक्ट करेगा नोड लाइक रिसेप्टर से, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेसोम एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वो कन्वर्ट कर देंगे प्रोकैस्पेज 1 को कैस्पेज 1 में, फिर कैस्पेज 1 एक्टिवेट कर देगा इंटरल्यूकिन 1 को और इंटरल्यूकिन 18 को। ठीक है, जिसके बाद सेलुलर स्वेलिंग होगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये जो कैस्पेज 11 बना है ना, ये डायरेक्टली प्रोकैस्पेज 1 को कैस्पेज 1 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए और ध्यान रखना पायरोप्टोसिस में फीवर आता है किसकी वजह से? इंटरल्यूकिन 1 की वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सेलुलर स्वेलिंग, सेल मेम्ब्रेन डैमेज और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहती है किसमें? नेक्रोसिस में, नेक्रोप्टोसिस में, पायरोप्टोसिस में। ठीक है, मतलब इन तीनों में जो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल रहती है वो सेम रहती है। क्या रहती है? वही सेलुलर स्वेलिंग होगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगी। जबकि एपोप्टोसिस में सेलुलर श्रिंकेज होता है, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होती। ठीक है, तो नेक्रोसिस, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस की जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम रहती है, जबकि एपोप्टोसिस की मॉर्फोलॉजी इन तीनों से अलग रहती है। ठीक है, तो पायरोप्टोसिस टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है।